The Chamba sacred langur seems to look like a very different species compared to others because the way it looks, the way it behaves, it's all very different. When we were doing the South Asian primate assessments in 2003, we realized that the only species for which we did not have any information was the Chamba sacred langur. Nothing was known about the species since its discovery or its description in the late 1920s. Recent studies have shown that perhaps the Chamba langur is not very different from the other langurs found in the Himalaya. There is still some integrated taxonomy that needs to be worked out to see if the population found within Chamba is a different species or a different population. But for the sake of conservation, we can still call it the Chamba sacred langur because this particular species or the way it looks does not repeat itself in other parts of the range outside of Chamba. We decided to actually get something going in the field to understand more about the species. And so with a few volunteers, we started the program, the Himalayan Langur Project in 2012. The forests of Chamba are under a lot of pressure. They have been under pressure for several decades now. And that is showing up now in terms of the rate at which the forests have degraded, have been destroyed, and therefore had an impact on the wildlife of Chamba. With reducing forest cover and reducing food sources, native wild food sources for animals, we can see them coming out into croplands, raining crops. So that's one of the biggest problems that the native wildlife of Chamba are now facing and causing problems to the farmers living in the area. बंदर तो ज़्यादातर मक्की के टाइम आते हैं जब फसल होगी तब यही होते घूमते रहते हैं। कोई भी सब्जी आएगी तब भी आएगा वो तो तबाही कर जाते हैं ना खाते कम है और वो खत्म कर जाते हैं फसल को लास्ट में। हाँ लास्ट में बालू हो जाएगा बीच में सेल और पहले कुछ भी नहीं बचता। गोले आते हैं मक्की खाने को गोले शुरू हो गए अब गोले तो यही रहते हैं सारा कुछ खा जाते हैं आलू लगाते हैं उनको खा जाते हैं ऐसे निकाल के जब मक्की लगती है ना हम डर के मारे खेत को नहीं आते हैं और तो कुछ नहीं पाए फिर खा ही जाता है ना अब नहीं बच्चा रहे कुछ जगह से इन्फॉर्मेशन भी आई कि यहाँ रिटेलिटरी किलिंग भी हुई है लंगूर्स की। फिर इसी चीज़ को और ज़्यादा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि कितना ज़्यादा लोगों में रोष है, नेगेटिविटी है इन एनिमल्स को लेके, हमने एक परसेप्शन स्टडी डिज़ाइन किया और पायलट उसमें हमने क्या किया कि 12 एक विलेजेस ली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया के आसपास की विलेजेस हैं और वहाँ पे हम ओपन एंड क्वेश्चनर्स लेके गए। उस दौरान भी हमें पता लगा कि बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि हमने तो खेती बाड़ी करना तक छोड़ दिया है
ये सिर्फ लंगूर की वजह से नहीं था, और भी एनिमल्स है जो हमें उस दौरान पता लगे, जैसे ब्लैक बेयर है, मकैक्स है, पॉर्क्यूपाइन्स है, ये सब नुकसान करते हैं। तो वो सब चीज़ें उस दौरान हमने उसको स्टडी किया। When we interact with the local communities about the langurs, they don't have a very positive approach towards it. They are very troubled by the crop raiding, and I've heard people say, okay, please catch them and take them away. और किसी कारण से आपके फसलों को नुकसान होता है? वो बालू इसलिए था साथ जमीन किल्ली पाई दी थी 2-3 खेतर जेड़ा नेड़े इनू ना बांधे। उसके बाद हमें लगा कि देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि एनिमल्स जो है उनको रिस्क लेके क्यों आना पड़ रहा है, लोगों के फार्म्स में क्यों आ रहे हैं। एक कारण और भी है कि जो गांव के लोग हैं वो ज़्यादातर फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं अपने लाइवलीहुड के लिए। फोडर वहाँ से लाते हैं, फ्यूल वुड वहाँ से लाते हैं, जिनसे इन छोटे छोटे फॉरेस्ट पैचेस में जो है ना वो एक रीजनरेशन नहीं हो पा रही प्रॉपरली। तो एक हमने 1780 में एक और स्टडी हमने डिज़ाइन की है, जहाँ पे हमने जो इसका खजियार कालाडोब वाइल्ड सेंचुरी एरिया का जो फॉरेस्ट है उसमें प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया, और करीब 400 समथिंग स्पीसीज़ को हमने वहाँ पे फाइंड आउट किया है। और उसको फिर हमने कंपेरिजन किया वो जो इंटैक्ट फॉरेस्ट में जो स्पीसीज़ है और ये जो फ्रेगमेंटेड फॉरेस्ट पैचेज हैं इनमें क्या कमी है। कभी ट्री लगता है, कभी श्रब लगता है, तो वो भी ऐसे दिखता है। एक्चुअली है कि ये जो फ्रेगमेंटेड फॉरेस्ट पैचेज ये मोनोकल्चर है, मोनोकल्चर प्लांटेशन है। अगर कहीं पे वन ओक है तो वो ओक ही है, और अगर कहीं पे देवदार है तो सिद्धस देवदारा का ही जंगल है, फॉरेस्ट है पूरा, और कहीं जगह पाइन है तो पाइनस रॉक्सबर्ग का यही सब ऐसे ही हुआ है। तो मोनोकल्चर प्लांटेशन होने की वजह से क्या है कि एनिमल्स को पूरे साल के लिए एक परफेक्ट खाना नहीं मिल पाता है। कुछ टाइम के लिए जब ये स्प्राउट करेगा, अभी जैसे स्प्राउट कर रहे हैं और इसके जो सीड्स हैं मैच्योर हो रहे हैं इसके क्वर्कस के, बन ओक के, उस टाइम तो इसको खा लेंगे, ब्लैक बेस भी खा लेंगे, मैकैक्स और लंगूर्स भी खा लेंगे। पर लेकिन 1 महीने के बाद जब वो लीफ जब मैच्योर हो जाएगा तब उसको फिर खाना वो छोड़ देते हैं। और हम अपॉर्चुनेटली ये भी पता करते हैं कि वो जो एनिमल्स हैं वो फॉरेस्ट में क्या खा रहे हैं, कौन कौन सी स्पीशीज़ के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तब हमारे मन में फिर ये चीज़ आई कि एक पॉसिबल सोल्यूशन ये हो सकता है कि अगर हम ये जो फ्रेगमेंटेड फॉरेस्ट पैचेस हैं और जो बैरन फार्म्स हैं लोगों के जहाँ पे वो कुछ नहीं उगा रहे हैं, कुछ ऐसे ट्रीज़ तैयार करके वहाँ पे लगाएं जहाँ जिससे वो नेटिव वाइल्ड फ्रूट्स जो प्लांट्स हैं उनको लगाएं, ताकि एनिमल्स को भी एक सीज़न बेस पे उनको खाना मिलता रहे, फ्रूट्स मिलते रहे, फूड मिलता रहे। गांव के लोग जब इस चीज़ को समझना शुरू किया है कि रेस्टोरेशन कितना ज़रूरी है, तो कुछ लोगों ने हमें अपने फार्म्स पे काम करने दिया। जैसे बाडी एक विलेज है, वहाँ से पूजा ने अपने फार्म्स हमें दिए थे जो बैरन फार्म्स हैं, जहाँ पे हमने प्लांटिंग किया है। ये विशाल सर मिल गए मेरे को एकदम अचानक, कैसे चले हुए थे जैसे आप लोग आए। तो ये तो उनकी बात जो मेरे समझ में आई, पहले पुराने टाइम में होता जंगल में पेड़ होते थे फलों के, बहुत सारे पेड़ होते लगे हुए, तो वो उधर ही रहते थे। अब पेड़ कम हो गए, कम क्या ख़त्म हो गए, तो उसके बाद ये बोला ये कि उनको खाने के कुछ नहीं बचा, तो ये कहाँ जाएंगे, फिर ये खेतों में आना शुरू हो गए। तो मेरे दिमाग में पड़ गया, मैं ठीक है यार, अगर फलों के पेड़ लग जाएंगे तो उसके बाद कम हो जाएंगे, तो हम भी खेती बाड़ी कर सकते हैं, हमारे पास खेती बहुत है। तो उनके कहने पे मैंने उनको ये ज़मीन दे दी, और तब से नर्सरी पे काम चला हुआ है। जैसे नर्सरी में लगाए हुए जैसे अखरोट वगैरह, पॉपुलर वगैरह, पाज वगैरह और कैथ वगैरह फल वाले पौधे लगाए हुए हैं, और तब से ये काम चला हुआ है। कभी भी जानवर ये नहीं चाहता कि वो खतरा लेके लोगों के फार्म्स में है, और उसको डर के आना पड़ता है अपने फूड के लिए, अपना पेट भरने के लिए। तो ऑब्वियसली जब इतना एक अच्छा एक फॉरेस्ट हमारे पास तैयार हो जाएगा, बहुत सारे एरिया में इस तरह के ट्रीज़ लगेंगे, वाइल्ड फ्रूट ट्रीज़ लगेंगे, तो एनिमल्स को भी थोड़ा सा
फ़र्क पड़ेगा। उनको खाने को जब इजीली कहीं मिल जाएगा तो वो क्यों रिस्क लेके फार्म्स में आना चाहेंगे। The work that we do in Chamba, especially the Himalayan Restoration Project, which is an outcome of the Himalayan Langur project, the strategy is to make conservation planning and action democratic and to involve people in an equal way and not just go in there and say what needs to be done. So it's more of a bottoms-up approach in terms of encouraging people to find solutions that they are happy with and they would like to participate. In the landscape, what we are trying to do will help women through the Women's Self-Help Group, the youth through either schools and colleges, and generally the farmers to bring back their livelihoods. हिमराज का पुत्र है ये, प्रकृति ने इसे पाला है, हिमालय ने अपनी आगोश में बड़ी नाजोगों से संभाला है। बर्फ की धवल चादर से निखरा है हुस्न पहाड़ों का, तोहफा है ये इस कुदरत का, शगुफा मस्त बहारों का, कनन की शोभा बढ़ाते जहाँ ऊंचे पेड़ देवदार के, ऊंचे पेड़ देवदार के, फूल गुलाबी ब्रांस के, गुलशन सजाते प्यार का, गुलशन सजाते प्यार का।